गुड मॉर्निंग। आज हम लोग फिर से मैलोक फंक्शन के ही डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। कल के क्लास में अपने पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने बहुत इन डेप्थ डिस्कशन कर लिया है कि मैलोक फंक्शन क्या होता है। आइए ज़रा एक बार उस प्रोग्राम को ज़रा हम लोग रिकॉल कर लें जो हम लोग इससे पहले के ट्यूटोरियल में देख रहे थे। हमने साइज मांगा था यूजर से, यूजर ने साइज दिया था, मैलोक फंक्शन ने उसके लिए साइज दिया था और यह इफ कर क्या रहा था कि अगर सफिशियंट अगर स्पेस अवेलेबल नहीं था तब प्रोग्राम को यहीं पे एग्जिट करने वाला था। फिर हमने किया था p इक्वल टू नम और कल हम लोगों ने उल्टा भी प्रिंट कराया था, आपको याद होगा। अगर याद नहीं होगा तो आप पिछला ट्यूटोरियल नंबर 1 डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का आप देखेंगे, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट वहां दिया हुआ है। अब आज हम लोग इस प्रोग्राम में थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। सबसे पहले यह देखिए कि चूंकि हम लोग पॉइंटर का यूज कर रहे हैं, जरा सा इसको जरा आप देखिएगा। यह जो स्कैनफ है यहाँ पे %d और p, लेकिन कल के क्लास में हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था, देखिएगा यहाँ था m%num_i। कल हम लोग इसको एज अ नॉर्मल एरे देख रहे थे, नॉर्मल एरे, लेकिन आज हम लोग इसको एक पॉइंटर की तरह देख रहे हैं। बाकी सारा कहानी वही है, जिसमें कि फिर से हम पूछेंगे व्हाट इज द साइज ऑफ एरे। आपने साइज मांगा, फिर से मैलोक क्या करेगा, उसके लिए चेक करेगा, अगर नल होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो हम बाहर निकल जाएंगे। इसके बाद इसने क्या किया कि एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इसने प्रिंट किया। कल भी हमने आपसे कहा था कि मैलोक हो तब या नम हो तब या एरे हो तब, हर हाल में इनके पास अपने 0th एलिमेंट का एड्रेस होता है। इस बात को कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हमने क्या किया कि आज हमने पॉइंटर के हेल्प से काम किया। यही कारण है कि यहाँ स्कैनफ में एड्रेस ऑपरेटर नहीं लगा हुआ, क्योंकि डायरेक्ट हम पॉइंटर के हेल्प से ही वैल्यू में डाल रहे हैं। होता क्या है कि ना, जब हम लोग लिख देते हैं मैलोक में, मान लिया कि ना अगर हमने साइज अगर 5 अगर लिया है तो फिर निश्चित रूप से 5 हमको जगह मिल जाएगा। पांचों जगह पे जब हम यूजर से वैल्यू जब मांगेंगे यहाँ पे एंटर 1 वैल्यू, तब यह पहला लोकेशन पे चला जाएगा ऑटोमेटिकली। तो पहला लोकेशन क्या होगा हमारा, तो पहला लोकेशन हो जाएगा 20 मान लीजिए। फिर 20 प्रिंट करने के बाद फिर यह जाएगा, तब यह हो गया p++, यानी कि अब यह नेक्स्ट लोकेशन पे चला गया। मान लीजिए कि अगर आपने साइज दिया है 5, तो 5 एलिमेंट का एरे बनेगा। यह जो p है, क्योंकि p इक्वल टू नम आपने लिख दिया है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि p के पास भी 0th एलिमेंट का एड्रेस है। जैसे आपने ++ किया कि यह नेक्स्ट एलिमेंट, यह नेक्स्ट लोकेशन पे चला गया। उसके बाद जैसे हम वैल्यू मांगेंगे तब यह सेकंड वाले पे चला जाएगा। प्रिंट करने के समय भी हम लोगों ने वही काम किया है, यहाँ पे पॉइंटर का ही हेल्प हमने लिया है, ठीक है। बाद में इसको हमने क्या किया, यहाँ पे अगर आप देखेंगे आउटपुट को, तो फिर बाद में हमने किया क्या इसको, तो फिर इसके लोकेशन को हमने प्रिंट कराया है, ठीक है ना। आइए फिर इसको एक बार और जरा देख लेते हैं। इंक्लूड std.h लिखना ही पड़ेगा, stdlib.h लिखना ही पड़ेगा। 2 हमने पॉइंटर लिया, एक साइज लिया, व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे। साइज निश्चित रूप से यूजर देगा। यही तो खासियत है मैलोक का कि ना, मैलोक के लिए मैलोक फंक्शन के हेल्प से जब हम एरे को बनाते हैं तब साइज कौन देगा, यूजर देगा। यानी कि प्रोग्रामर इसको तय नहीं करता है, इसको अब तय कौन करेगा, यूजर करेगा, अपने रियल रिक्वायरमेंट को स्टडी करते हुए। अगर उतना साइज नहीं मिल पाया किसी कारण से, तब यह एक मैसेज प्रिंट करेगा और आपका प्रोग्राम यहीं पर टर्मिनेट कर जाएगा। फिर हमने ऐसे ही एक एड्रेस प्रिंट करा लिया कि भाई फर्स्ट बाइट का क्या है। हमने कल आपसे कहा भी था कि ना, कुछ कंपाइलर में %d भी करने से काम कर जाता है, लेकिन %d में कुछ बार हमने देखा है कि ना गार्बेज वैल्यू आने लगता है, क्योंकि %u के पास अनसाइंड इंट होने के चलते रेंज बड़ा रेंज होता है हमारे पास। अब आपने कहा p इक्वल टू नम, तो नम के पास क्या है साहब, नम के पास यह जो एरे बना है उसका बेस एड्रेस। अब आपने कहा p लेस देन नम प्लस साइज, उतना एलिमेंट तक जाएगा, उसके बाद यह बाहर निकल जाएगा। फिर p++, आपने कहा एंटर 1 वैल्यू, हमने वैल्यू दिया इसका p के अंदर चला गया। फिर गए p++, अब यह फिर से एंटर 1 वैल्यू,
फिर से सेकंड वैल्यू आ गया, फिर से थर्ड वैल्यू, फिर से फोर्थ वैल्यू, इस तरह से यह काम करता रहेगा। ठीक है, मतलब कि जो काम कल हम लोग करा रहे थे एम्परसेंड नम आई करके एरे के केस में, यह काम इस बार हम लोगों ने कराया पॉइंटर के हेल्प से। ठीक है ना, इस ट्यूटोरियल को देखने से पहले उस ट्यूटोरियल को पढ़ना जरूरी है जिसका नंबर 1 है। p इक्वल टू नम, p लेस देन, इस बार हमने क्या किया कि यानी इस बार भी पॉइंटर का यूज किया। आपको मालूम है कि एस्ट्रिक p का मतलब होता है उस वेरिएबल का वैल्यू जिसका एड्रेस p रखे हुए है। तो p अभी किसका रखे हुए, 0th एलिमेंट का, यानी 0th एलिमेंट का यह वैल्यू प्रिंट करेगा और यह जो p है या फिर लोकेशन प्रिंट करेगा। ठीक है, अब आपने लिख दिया नम प्लस साइज -1, माने कि पूरा साइज तक जाओ -1। कल हम इस बात को डिस्कस भी कर रहे थे कि मान लिया कि अगर -1 नहीं करेंगे, अगर 5 एलिमेंट का होगा तो हम लास्ट वाले के लास्ट में चले जाएंगे, लेकिन -1 जब करेंगे तो हम लास्ट वाले के शुरू में रहेंगे, आप फोर्थ के लास्ट में रहेंगे, यानी कि हम वहाँ पे रहेंगे जहाँ से कि 5th एलिमेंट का स्टोरेज शुरू हुआ है। और p ग्रेटर देन इक्वल टू नम, इसके बाद हमने इसको प्रिंट करा लिया। आइए जैसा इसको रन करके देखें हम लोग क्या क्या काम यह क्या करेगा। आपने कहा व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, मान लिया कि ठीक है हमने दिया 5। निश्चित रूप से एड्रेस ऑफ फर्स्ट बाइट यहाँ आ रहा है 864। हम लोग इस बात को जानते ही हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन लोकेशन कहाँ मिलेगा इसका डिसीजन हम लोग नहीं कर सकते, या डिसीजन रन टाइम एनवायरनमेंट करता है अपने सहूलियत के हिसाब से। एक ही सिस्टम पे 3 बार प्रोग्राम को रन करें, तीनों बार हो सकता है कि यह एड्रेस अलग अलग है। पहला वैल्यू 23 हमने दिया, सेकंड वैल्यू 89 दिया, फिर 34 दिया, फिर हमने 56 दिया, फिर हमने 67 दिया। अब आप देखिए यहाँ पे आ गया 23 इज एट द लोकेशन 89, यहाँ पे उल्टा प्रिंट कर रहा है। यही बात अभी हम लोग बोल भी रहे थे कि फिर यह जो लास्ट वाला जो आपका है यहाँ पे यह क्या करेगा, तो नम प्लस साइज -1 पे चला जाएगा, देख रहे हैं यहाँ पे, और तब यह लास्ट वाला वैल्यू को पहले प्रिंट करेगा। 67 पहले प्रिंट करा, जबकि 67 हमारा लास्ट वैल्यू, इसीलिए साइज -1 करना जरूरी है। क्योंकि ऐसे भी अगर आप देखिएगा ना तो साइज अगर रहेगा तब तो फिर पूरा साइज ले लेगा, तब तो वो अंतिम वाले के भी अंतिम में चला जाएगा, लेकिन -1 करने से एक पहले आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से यह धीरे धीरे यहाँ काम करना शुरू करेगा। ठीक है, इस प्रोग्राम और पहला प्रोग्राम में यही फर्क हुआ कि नहीं, यहाँ पे हम लोगों ने कंप्लीट पॉइंटर का यूज किया है एक्सेप्ट कराने के लिए, इसलिए यहाँ एम्परसेंड की नहीं जरूरत है। जबकि पहला प्रोग्राम में जब हम लोग वैल्यू ले रहे थे उस समय एम्परसेंड लगाए थे, क्योंकि इसको हमने एरे में इस्तेमाल किया था, जिसको कि कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्लियर है। अब आइए थर्ड वाला जो हमारा प्रोग्राम है, इसमें हमने बिल्कुल एक सिंपल सा लिख दिया ऐसे ही, जिसका कि कोई बहुत मतलब नहीं है कि नम आई नम प्लस आई। ठीक है ना, मतलब कि यहाँ पे साइज लिए, इसके बाद यह जो है ना धीरे धीरे लोकेशन यहाँ पे डालना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको यह जानबूझ के हमने छोड़ दिया है, यहाँ पे आप बीच वाले में कोई एक फॉर लूप यूज करके या तो फंक्शन 2 वाला या फिर फंक्शन 1 वाला, दोनों में से किसी को आप वहाँ डाल देंगे। इसको आप होमवर्क की तरह समझें और आप यहाँ पे वैल्यू को डालने की कोशिश करेंगे, तब जा कर के ये फिर काम करेगा। क्लियर है। यह आप मान सकते हैं कि नहीं, यह हमने एक काम दिया आपको जिसमें कि आप दोनों को, चाहे इसका जो पहला जो फॉर लूप है या फिर इसका जो पहला फॉर लूप है, इन दोनों में से किसी का भी आप इस्तेमाल कर सकिए। अब आ जाइए फंक्शन इसमें। यहाँ पे हमने क्या किया कि हमने कैरेक्टर के लिए एरे बनाया। ठीक है, अब आपने कहा व्हाट इज द साइज ऑफ एरे, हमने कहा 50 मतलब कितना बाइट हमको चाहिए, 50 कैरेक्टर के लिए 50 बाइट चाहिए। आपको मालूम है कि एक कैरेक्टर 1 बाइट जगह उसको चाहिए होता है। यहाँ पे साइज ऑफ की कोई ज़रूरत नहीं है, इनटू साइज ऑफ लिखने से भी कोई आपको बहुत बड़ा फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका वैल्यू एक ही आएगा। इसीलिए हमने यहाँ लिख दिया साइज इक्वल टू नल। अगर ऐसा होता है तो नो स्पेस इज अवेलेबल और एग्जिट करा लेंगे। इसका एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट यहाँ आ जाएगा। फिर यह जो एक फंक्शन है f+stdin, इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है कि मान लीजिए कई एक बार क्या होता है कि अगर हम कैरेक्टर के लिए वैल्यू अगर ले लेते हैं
और पुराना कोई कैरेक्टर इवन अगर आपका एंटर भी अगर है, तब कई एक बार उसी को यह एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है, मतलब वैल्यू देगा यूजर, लेकिन उसको एक्सेप्ट कर लेगा पुराना वाले गार्बेज वैल्यू को। इसीलिए हम लोग यहाँ फ्लश कर दिए स्टैंडर्ड इनपुट से, ताकि हमारा फिर बिल्कुल फ्रेश हो जाए और जो भी हम इनपुट दें उसको यह एक्सेप्ट करें। यहाँ भी हम लोग पॉइंटर का ही यूज कर रहे हैं, पी का, या तो पी करते या फिर M% लगा के फिर आप पी आई आप कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद यह जो है ना दोनों का काम वही है जो कि अभी हम लोग देख रहे थे। एक तो खैर यहाँ प्रिंट कर ही देगा %C, और एक क्या करेगा, उल्टा प्रिंट करेगा, जो कि हम लोग वहाँ जो देखे थे, ठीक है ना। आइए जरा एक बार फिर से इसको हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि प्रोग्राम समझ में आना बहुत जरूरी है। आपने कहा व्हाट इज द साइज ऑफ द एरे, M% साइज। यहाँ पे अब एक क्वेश्चन खड़ा हो सकता है कि नहीं यहाँ पे साइज ऑफ क्यों नहीं हमने यूज किया, क्योंकि साइज ऑफ की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कैरेक्टर के लिए अगर हमने साइज दिया है 20, मतलब हुआ कि हमको 20 बाइट जगह चाहिए, तो वैसे केस में यहाँ साइज ऑफ लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। अब आपने कहा एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट, यहाँ पे आ जाएगा। फिर ये तो खैर बिल्कुल उसी तरह का है जैसे अभी हम लोग पिछला प्रोग्राम में देख रहे थे, लेकिन यहाँ पे एक खास चीज़ F+ वाला आ गया। आप जान लीजिए जहाँ भी कैरेक्टर के लिए इनपुट लेने में दिक्कत हो, F+ stdin लगा के हमको देखना चाहिए एक बार, क्योंकि हो सकता है कि जो गार्बेज वैल्यू पहले से स्टैंडर्ड इनपुट में है वही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। इसके बाद यह क्या करेगा कि यह डायरेक्ट प्रिंट करेगा और यह उल्टा प्रिंट करेगा, ठीक है। आइए जैसे इसको रन करते हैं। अब आपने कहा साइज ऑफ द एरे, हमने कहा 5 मतलब 5 बाइट। कह रहा है कि एंटर 1 वैल्यू, हमने कहा A, फिर B, फिर C, फिर D, फिर E। अब यहाँ पे ए देखिए, इस सब के बीच में एक एक बाइट का फर्क है। क्यों? क्योंकि कैरेक्टर के केस में एक ही बाइट जगह ही लेगा। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया भी था कि 4-4 बाइट का फर्क होता है। यह क्या किया कि नहीं, इसने फिर से उल्टा प्रिंट कर दिया। ई पहले प्रिंट किया, फिर डी, फिर सी। यह काम कर कौन रहा है? तो फिर यह काम हमारा कर रहा है लास्ट वाला जो हमारा फॉर लूप है। यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं, p इक्वल टू नम प्लस साइज -1। p को कहाँ का लोकेशन मिला, तो लास्ट वाले के शुरुआत का, चूंकि -1 हमने डाला है, उसका p ग्रेटर देन इक्वल टू नम होगा, ताकि वहाँ तक हम जाएंगे। इसका p माइनस माइनस होगा और तब यह उल्टा प्रिंट करना शुरू करेगा। ये एक तरीका होता है उल्टा प्रिंट करने का। क्लियर है? इसीलिए हम लोगों ने इसको यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना। अब आइए जब हम लोग देखें कि मैलोक फंक्शन का इस्तेमाल करके स्ट्रक्चर के लिए कैसे हम लोग मेमोरी का एलोकेशन कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आइए शुरू करते हैं ऊपर से। आपने कहा स्ट्रक्ट फर्स्ट, हमने एक स्ट्रक्चर बनाया फर्स्ट नाम का। इसके अंदर हमने 2 वेरिएबल लिया, इसको हमने टाइप डेफ डाल दिया है। टाइप डेफ का मतलब आपको मालूम है कि टाइप डेफ का मतलब होता है कि अब कहीं भी इस स्ट्रक्चर को अगर हमको रेफर करना होगा तब हम इसके निक नेम से, मतलब कि F से ही हम लोग काम कर सकते हैं। या तो हम लिखें F*F1, या अगर हम चाहें तब हमको यहाँ पे फिर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट फर्स्ट, अब फिर स्ट्रिक F1। अब जो आपको तरीका पसंद हो उसका आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह जो F है इसके अंदर यह दोनों चीज छिपा हुआ है। इसीलिए हम लोग टाइप डेफ का यूज करते हैं, ताकि बार बार स्ट्रक्चर को रेफर करने के लिए हमको पूरा स्ट्रक्ट और उसका नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़े। फिर F1 इक्वल टू F स्ट्रिक मैलोक। यहाँ देखिए होता क्या है कि स्ट्रक्चर भी एक तरह का डेटा टाइप हमको दे देता है। जैसे इससे पहले जब हम लोग लिख रहे थे इंट स्ट्रिक, तब यह F1 क्या होता, इंट का पॉइंटर होता। कैरेक्टर वाले केस में जैसे यहाँ पे हमको लगता है फोर्थ वाले में, यहाँ कैरेक्टर के केस में
यह जो हमारा नम था यह क्या था, कैरेक्टर का पॉइंटर था। उसी तरह से यहाँ जब हम लोग काम करेंगे तो फिर यहाँ पे क्या होगा हमारा, यहाँ पे यह निश्चित रूप से F1 क्या होगा, इस स्ट्रक्चर का पॉइंटर होगा। तभी इसके 0th एलिमेंट का एड्रेस का कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा 0th बाइट का, बोलिए, माने जो भी आपका पहला बाइट होगा उसका एड्रेस यहाँ चला जाएगा। कल हम आपको बताए भी थे कि मैलोक फंक्शन में जो रिटर्न टाइप होता है वो वॉइड पॉइंटर होता है। वॉइड पॉइंटर का मतलब होता है ऐसा पॉइंटर जो किसी भी एंटिटी के एड्रेस को रख सकता है, चाहे उसका डेटा टाइप कुछ भी हो। ठीक है, पॉइंटर के थ्रू अगर आप चाहते हैं कि हम मेंबर को एक्सेस करें तो आपको मालूम ही है फिर हमको एरो ऑपरेटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि डॉट ऑपरेटर तो वेरिएबल के केस में होता है, पॉइंटर के केस में हम लोग एरो ऑपरेटर यूज करते हैं। फिर से हम इस प्रोग्राम को समझाते रहे, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने किया क्या, तो एक स्ट्रक्ट फर्स्ट लिया, एक स्ट्रक्चर लिया, इसके अंदर 2 मेंबर लिया। टाइप डेफ इसलिए यूज कर रहे हैं ताकि हम इसको एक निक नेम हम लोग दे सकें। हमने निक नेम दिया एफ। जैसे बहुत लोगों का नाम बहुत बड़ा होता है लेकिन घर पे सोनू मोनू इस सब के नाम से लोग पुकारते हैं उसको, क्यों, ताकि पुकारू नाम में थोड़ा छोटा होना चाहिए। अब अगर मान लीजिए कि स्कूल कॉलेज में तो आदमी बहुत बड़ा नाम रख लेता है, लेकिन घर पे प्रैक्टिकली बार बार पुकारा जाना उस नाम से ये फिर मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसका एक निक नेम लिया एफ, इसीलिए हमने यहाँ लिख भी दिया कि नहीं, या तो आप लिखिए एफ एस्ट्रिक F1, या अगर आपको इच्छा नहीं हम पूरा नाम लिखेंगे तो आप लिखिए स्ट्रक्ट फर्स्ट एस्ट्रिक F1, यह भी काम करेगा। लेकिन फिर जहाँ जहाँ आपने एफ लिखा है हर जगह आपको फिर पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा स्ट्रक्ट फर्स्ट, अगर आप टाइप डेफ का यूज नहीं करेंगे तब। यह जो F1 है निश्चित रूप से स्ट्रक्चर का पॉइंटर होगा। जैसे अगर हमको यहाँ इंट एस्ट्रिक अगर लिख रहे थे उस समय जो हमारा यह पॉइंटर था यह इंट टाइप का था, कैर एस्ट्रिक लिख रहे थे तब यह कैट टाइप का था, फिर F1 num1 फिर F1 num2, इसके बाद इन दोनों को इसने यहाँ पे प्रिंट करा दिया। ठीक है, आइए जैसा देखते हैं इसको रन करके। ठीक है ना, जहाँ तक हमको लगता है बिल्कुल छोटा सा प्रोग्राम है, सिर्फ इसका बेसिक पर्पस क्या था कि मैलोक का इस्तेमाल स्ट्रक्चर के केस में कैसे होगा। आइए फिर देखते हैं इसमें कि यह कैसे काम कर रहा है। यहाँ देखिए, यहाँ 90 और 75 पॉइंट आपका आउटपुट आ गया। ठीक है ना, चलिए फिर मैलोक में जितना एग्जाम्पल था सब हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फ्री फंक्शन पे आएंगे और देखेंगे कि कैसे फ्री फंक्शन इसके मेमोरी को डीएलोकेट करेगा, जो मेमोरी हमको मैलोक से मिलेगा और उसका क्या सेंस होगा। जितना भी प्रोग्राम है सबको हम लोग रन करके देखेंगे। एक बार नोट पहले कर लेंगे, उसको रन करेंगे। और हमने पहले भी कहा है कि अगर आप हमारे ट्यूटोरियल में हमारे साथ चलेंगे तो निश्चित रूप से पॉइंटर हो, स्ट्रक्चर हो, डेटा स्ट्रक्चर हो, सब का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बनेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, चलिए फिर थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द क्लास। और हम लोग फिर नेक्स्ट डे जब मिलेंगे तो हम लोग कुछ और डायनामिक मेमोरी मैनेजमेंट को आगे बढ़ाएंगे। और इस ट्यूटोरियल के साथ पहला वाला ट्यूटोरियल भी आप लोग देख लीजिएगा ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।